नमस्कार, मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार से सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि जो हमने कल टॉपिक देखा था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, सॉरी, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक जो है कल आधा हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि जितना हमने पढ़ा था वो सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हम जो भी चीज़ें बची हुई हैं आज उसको देखेंगे और बाल अधिकार संरक्षण आयोग आज इसको हम एंड करेंगे। इसके अलावा आयोग में जो है वो केवल और केवल एक और क्लास बची है, वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। और कल से लगभग कल या परसों से आयोग की जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 1 महीने के आसपास जो आयोग देखा था उसमें जितने भी आयोग हम लोगों ने पढ़ा है, जो डिफाइंड आयोग 18-20 थे, इसके अलावा हम लोगों ने मध्य प्रदेश को भी जोड़ के पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे डिफाइन है और मध्य प्रदेश डिफाइन नहीं है। मध्य प्रदेश को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है आदि, है ना, अदर चीजें, तो इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन बने तो हम लोगों से बन जाए। तो उम्मीद करूंगा कि जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इतने 1 महीने की क्लास में वो सारे जो सॉरी जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लोग हमें अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिए और जो भी आपकी समस्या होगी उसे हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप लोग कोई भी डाउट लेके एग्ज़ाम हॉल तक ना जाएं। जो भी चीज़ रहे क्लास तक, जो भी डाउट रहे उसको क्लियर करके जाएं, क्योंकि अगर मन में सवाल रहेंगे, मन में डाउट रहेंगे, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एकदम से क्लियर नहीं, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो होगा ये कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे और अगर क्वेश्चन वही पूछ लिया गया तो पता चलेगा कि हम वहाँ पे गलत कर बैठे क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा, अगर कोई भी आपके सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो चीज़ें बची हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए एक तो चैनल से, और जितने लोग जुड़ गए हैं चैनल से वो चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक, आपके बीच में जो भी हैं एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 2022 का देना है, या इसके अलावा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आयोगों से क्वेश्चन बने हैं, पूछे जाते हैं, उनके लिए भी आयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फटाफट जो चैनल है उससे जुड़ जाइए आप लोग, और जितने लोग जुड़ गए हैं अगले 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और चैनल की जो लिंक है उसको शेयर कीजिए। फिर उसके बाद हम आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ख़त्म करेंगे। जो टॉपिक है उसमें कल जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उसको ख़त्म करेंगे। तो पहले तो ये है कि चैनल से फटाफट जुड़िए और चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगले 1 मिनट में ये काम कीजिए, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं।
शुरू करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। परिचय मैंने कल बता ही दिया था आप लोगों को कि अधिनियम था 2005 का, वहां से धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई। गठन की डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, 5 मार्च 2007। सांविधिक निकाय है, ये मैंने कल बता दिया था। नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कुल 37 धाराएं हैं एवं 7 अध्याय हैं, ये मैंने कल बता दिया था। चलिए संरचना में मैंने बताया एक 6 सदस्य के साथ टोटल 7। 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य था। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थी, बहुत अच्छे से याद रखना है, ये मैंने कल बताया। और वर्तमान में जो है प्रियंका कानूनगो जी। चलो नियुक्ति एवं सेवा शर्त मैंने बता दिया, केंद्र सरकार करेगी। 3 सदस्यीय समिति के सदस्य। वेतन भत्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करेगी। योग्यता मैंने कल अध्यक्ष के लिए भी बता दिया था कि योग्यता जो है बाल कल्याण के उत्कृष्ट कार्य हो, और जो सदस्य हैं वो शिक्षा, बाल कल्याण, बाल कष्ट निवारण, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं जो वो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो है कार्यकाल से हम शुरू करेंगे। कार्यकाल इनके संबंध में क्या बातें की, ध्यान रखना, एक एक करके याद रखेंगे हम। आयोग के अध्यक्ष, पहले हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो है 3 वर्ष और 65 वर्ष। बहुत अच्छे से ये बात याद रखना है, सबके लिए अलग अलग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए याद रख पाना, लेकिन आपको याद रखना है, कोई विकल्प नहीं। जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, उनके जो टर्म है, कार्यकाल है 3 वर्ष 65 वर्ष है। जो भी पहले हो जाए वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। आयोग के सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 60 वर्ष है। क्या है? 3 वर्ष और 60 वर्ष। ध्यान रखना, दोनों बातें अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर आपसे अध्यक्ष के संबंध में सवाल पूछे तो आपको 3 वर्ष 65 वर्ष बताना है, और सदस्य के रूप में पूछे तो उनका टर्म रहेगा 3 वर्ष और 60 वर्ष। याद रहेगी ये बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, ध्यान रखना, अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 2 बार, मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि 2 बार ही पद को संभाल सकते हैं कोई व्यक्ति। ठीक है, 2 बार, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य, 2 ही बार बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार अध्यक्ष बने और दूसरी बार भी वो अध्यक्ष बन जाए, या तो हो सकता है कि एक बार सदस्य रहें और अगली बार अध्यक्ष बन जाए, या तो ये भी हो सकता है कि एक बार सदस्य रहें फिर से वो सदस्य बन जाए। तो अधिकतम 2 ही बार वो पद पे रह सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़े। यदि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का पद, ध्यान रखना, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का जो पद है किसी भी कारण से मृत्यु या त्याग पत्र के कारण से खाली हो जाता है, तो खाली पद को शेष अवधि के लिए 90 दिन के भीतर भरा जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी ऐसा पद, चाहे वो अध्यक्ष का हो या सदस्य का, यदि किसी भी कारण से खाली हो जाए, जैसे त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या अन्य कारण से, अगर ऐसे पद खाली हो गए हैं तो खाली पद को शेष अवधि, यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, यहाँ पे शेष अवधि की बात करना। मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, मैंने बताया उसका जो टर्म है वो 3 साल का है, 3 साल है ना, 3 साल। अब पता चला कि व्यक्ति 2 साल अध्यक्ष पद पे रहा और अचानक उसने अपने इच्छा से त्याग पत्र दे दिया, तो उसका जो टर्म बचा था वो कितना बचा था? 1 साल। तो जो नया व्यक्ति आएगा खाली पद पे, शेष अवधि के लिए 90 दिन के अंदर वो पद भर लिया जाएगा। ठीक है, कितने दिन? 90 दिन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, पूछा जाएगा कितने दिन के अंदर खाली पद को शेष अवधि के लिए भरा जाएगा। कितने दिन है? 90 दिन। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर रहेगी। यहां तक कार्यकाल सारे याद रहेंगे। 3 वर्ष 65 वर्ष अध्यक्ष के, सदस्य के रूप में 3 वर्ष 60 वर्ष, और अधिकतम 2 बार 90 दिन के अंदर खाली पद भरा जाएगा। क्लियर है ये बात यहां तक? कार्यकाल से अगर क्वेश्चन आपसे बनता है तो आई होप कि आप लोग अच्छे से उसे कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है,
आगे बढ़े। चलिए, अक्टूबर 2021, ध्यान रखना अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कुल 48 सांविधिक बैठक हो चुकी है। ये क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत तो नहीं रहेगी, लेकिन करंट से कभी भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना। हम अक्टूबर 2021 तक के डेटा की बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर 2021 तक की स्थिति ये है कि जो संरक्षण आयोग है, ये जो कमीशन है, वो कुल मिला के अब तक कितनी बैठक किया है? 48। ठीक है, कितनी बैठक किया है ये? 48, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। कार्यकाल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं। भारत के पहले सीएजी का नाम क्या है? भारत के पहले सीएजी कौन थे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले सीएजी कौन थे? आपको आंसर करना है फटाफट। कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले सीएजी कौन थे? बताइए आप लोग, पहले सीएजी। चलिए बढ़े, उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर करेंगे धीरे धीरे। जो भी मैं देख लूंगा आंसर आपके। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य त्याग पत्र देख रहे हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया देख रहे हैं। कैसे वो त्याग पत्र दे रहे हैं और कैसे उनको जो है हटा सकते हैं, क्या प्रावधान उसके साथ। ध्यान रखना, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य दोनों केंद्र सरकार को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे देंगे। मतलब ना तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे रहे हैं, ना विधानसभा अध्यक्ष, ना कोई को। ध्यान रखना, क्योंकि इनका जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है किसने की थी? केंद्र सरकार। इसलिए केंद्र सरकार को ही अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? किसको दे रहे हैं? केंद्र सरकार को त्याग पत्र। ठीक है, चलिए क्लियर रहेगी ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो त्याग पत्र की बात हो गई कि आपने अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से त्याग पत्र दे दिया। अब हटाने की क्या स्थिति है कि अध्यक्ष को
सदस्य को केंद्र सरकार किन आधार पर हटाएगी, तो निम्न प्रकार के आधार हैं जिसके आधार पर केंद्र सरकार हटाएगी। पहला, कदाचार के आधार पर, कदाचार साबित हो तब, ठीक है, कदाचार के आधार पर। शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ हो तब भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किसे? चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो। क्लियर है बात यहां तक? दो आधार हुए, एक कदाचार, एक शारीरिक मानसिक अक्षमता। तीसरा, बैठकें, मैंने बताया बैठकें होती है, तो 3 बैठक में आप अनुपस्थित रहो, मतलब कि कोई अध्यक्ष या सदस्य, तो भी आप उनके पद से उनको हटा देंगे। कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या हुई? 3 बैठक अनुपस्थित हो। चौथी बात, पद का दुरुपयोग। पद का दुरुपयोग से मैंने बता दिया कि जो आपके पद से संबंधित आपको ड्यूटी दी गई है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और दुर्भावना से किसी के खिलाफ काम कर देते हैं, या हो सकता है कि आप जानबूझ के किसी के सपोर्ट में काम करें जबकि वो एलिजिबल ना हो। ऐसी स्थिति में भी ये माना जाएगा आपने पद का दुरुपयोग किया, तो इस स्थिति में भी आपको हटाया जा सकता है। इसके अलावा कर्तव्यों का पालन, वही बात है कि आपको जो ड्यूटीज दी गई हैं आप उसका पालन नहीं करते हैं, आप पता चले ऑफिस पहुंचे और सो रहे हैं डेली, तो ये स्थिति नहीं होगी, है ना। तो कर्तव्यों के पालन ना करने पे भी आपको आपके पद से हटाया जाएगा। छठी बात क्या है? पदावधि के दौरान अन्य पद पर नियुक्त हो जाने पर। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है या सदस्य है, वो किसी अन्य पद पे जाके किसी दिन नियुक्त हो जाता है, या हो सकता है कि कोई चुनाव लड़े और पता चले कि विधानसभा का वो सदस्य बन गया, लोकसभा का सदस्य बन गया, तो उसको उसके इस पद से मुक्त कर दिया जाएगा केंद्र सरकार पर। और 7वां कारण है दिवालिया घोषित होने पे। दिवालिया हो जाए कोई व्यक्ति तब भी उसको उसके पद से हटा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को त्यागपत्र एवं पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात यहां तक। आपको हमने एक सवाल दिया था, आपको बताना है कि जो पहले सीएजी थे वो कौन थे। त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई? बताइए फटाफट। क्या यहाँ पे कोई सवाल है आपके? बढ़े आगे। अब हम वार्षिक रिपोर्ट के साथ, रिपोर्ट तो हमने कई बार बताई है, तो मुझे नहीं लगता इसको समझाने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा वार्षिक जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। आयोग द्वारा रिपोर्ट किसको देगी? आयोग रिपोर्ट किसको देगी? एक वर्ष की केंद्र सरकार को। ठीक है, आयोग द्वारा राज्य सरकार से संबंधित वार्षिक जो रिपोर्ट है राज्यपाल को देगी। ठीक है, 2 प्रकार की रिपोर्ट बनाती है, एक केंद्र सरकार तो देगी, सरकार को देगी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र से संबंधित, एक राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट राज्य को देगी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। याद रहेगा रिपोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित केंद्र सरकार को, राज्य सरकार संबंधित राज्यपाल। यहाँ पे याद रखना है कि राज्यपाल को रिपोर्ट जा रही राज्य के संबंध में, राज्य सरकार को नहीं जा रही है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना दिमाग पे, यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है। आपको लगेगा कि केंद्र सरकार के से संबंधित है रिपोर्ट केंद्र सरकार को, तो राज्य से भी राज्य को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे राज्यपाल को रिपोर्ट दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है 1980 में हुई थी। किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी, है ना। कल हमने इनका नाम लिया था, मैंने बोला था कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? कैलाश सत्यार्थी को। इनका ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन। उसी की शुरुआत हुई थी 1980 में। किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने। आपको बहुत अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए कि बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये बाल अधिकार से है ना। अगर आपसे ये पूछा जाता है इसके संस्थापक कौन है, किन से संबंधित है, तो कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। कब से प्रारंभ हुआ? तो 1980 से प्रारंभ हुआ। यहाँ से 3 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। चलिए आगे बढ़े। कैलाश सत्यार्थी को ध्यान रखना 2014 में, मैंने कल भी बताया था, शांति के लिए बहुत अच्छे से याद रखना। कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकार के लिए काम करते हैं। इनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। किसके लिए? शांति के लिए। मलाला यूसुफजई थी, मलाला यूसुफजई थी, है ना, इनको भी मिला था साथ में। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक और बात, यही संस्था 12 जून 2014 को बाल पंचायत का आयोजन करती। कौन सी संस्था? बचपन बचाओ आंदोलन। कब? 12 जून 2014 को बाल पंचायत का आयोजन की थी, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा कब? 12 जून 2014 बाल पंचायत, ठीक है। आगे बढ़े। यह त्रिस्तरीय संस्था राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर संस्था है। कौन सी? बचपन बचाओ आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर। चले बढ़े आगे। अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, फंक्शन देखें अब हम लोग। फंक्शन से संबंधित आयोग को क्या क्या काम दिया गया है वो समझते हैं। आयोग द्वारा बाल अधिकार के
उल्लंघन की जांच करना। मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर कहीं पे भी बाल अधिकार के संबंध में कोई उल्लंघन हुआ है, बालकों के अधिकार के संबंध में उल्लंघन हुआ है नियमों का, तो वहाँ पे जांच करने की जो जिम्मेदारी है किसे है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। क्लियर है बात ये? चलिए दूसरी बात, आयोग द्वारा रक्षात्मक उपायों के संबंध में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। इसका मतलब सिंपल से ये, रक्षात्मक उपाय से मतलब है बालकों के लिए, है ना, बालकों के लिए कोई भी रक्षात्मक उपाय जो लगेगा आयोग को, उसके लिए वो सरकार को रिपोर्ट देगी और एक प्रकार से एडवाइस देगी, भाई ऐसी चीजें बालकों के अधिकार के लिए करना चाहिए, बालकों के लिए कल्याण के लिए, बालकों के कल्याण के लिए करना चाहिए। ठीक है, उल्लंघन के मामले में जांच करना और उनके कल्याण के लिए कोई रिपोर्ट देना या कोई एडवाइस देना। अगली बात, आयोग द्वारा बाल संरक्षण गृहों का दौरा करना। आपको पता है बाल संरक्षण गृह होते हैं बालकों के संरक्षण के लिए, तो वहां पे जो है दौरा करने की जिम्मेदारी किसके पास है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास। चलिए ठीक है, चौथी बात उनकी क्या है कि बाल अधिकार के क्षेत्र में रिसर्च करने की जो जिम्मेदारी है या शोध करने की जो जिम्मेदारी किसके पास है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास। तो हमने 4 फंक्शन उनके देख लिए। पहला फंक्शन ये है, उनको बाल अधिकार के संरक्षण में जो उल्लंघन हुआ है कानून का उसकी जांच करें, केंद्र सरकार को बालकों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देना, संरक्षण गृहों का दौरा करना या विजिट करना, बालकों के अधिकार के क्षेत्र में शोध करना या रिसर्च करना। आखिरी जो उनका फंक्शन है वो बाल संरक्षण हेतु बनाए गए संस्थान जो भी है उनका निरीक्षण करना कि वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बालकों को वो मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो फंक्शन आप लोगों को क्लियर है 5? ठीक है, 5 फंक्शन ये आपको क्लियर होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी फंक्शन से। चलिए, बालकों के संबंध में संवैधानिक अधिकार हैं, कहाँ कहाँ पे बालकों के अधिकारों की बात की गई है संविधान में। ध्यान रखना है कि जब हम संवैधानिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ेंगे तो बालकों के लिए कहाँ कहाँ पे संरक्षण की बात की गई है, उनके कल्याण की बात की गई है संविधान। सबसे पहले आर्टिकल 50, बच्चों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव भेदभाव क्या होता है, लेकिन अभी आप समझिए आर्टिकल 15 में सकारात्मक भेदभाव की बात की गई है। सकारात्मक भेदभाव से सिंपल सा मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कह दिया गया कि सभी व्यक्ति बराबर है ना, सभी व्यक्ति बराबर हैं, लेकिन अब उसके लिए ऐसा है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं और ये एक कानून है जो सबके ऊपर लागू होगा, लेकिन जो 10 साल का बालक है, 5 साल का बालक है, तो वो कानून उनके लिए छूट देगा। तो ऐसी जो चीजें होती है सकारात्मक भेदभाव कहलाता है। दूसरी बात आर्टिकल 21A, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं जो उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आर्टिकल पहले तो 15 और फिर 21 से, जहां पे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल है 23, मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम। यहाँ पे बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष तक के किसी भी बालक को किसी काम में नहीं लगाया जाएगा,
खतरनाक काम है ना, खान वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कराया जाएगा। ये आर्टिकल 24 में उल्लेख है। फिर आर्टिकल जो 45 है उसका संबंध है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हों उनको शिक्षा उपलब्ध कराए कौन? सरकार। क्लियर है ये बात? चल आगे बढ़े। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाए और इसका संबंध जो है मूल कर्तव्य से है। तो ये कहा गया है माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक है उसके लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये जो है ये संवैधानिक प्रावधान है। आपको संवैधानिक प्रावधान अच्छे से याद रहेंगे कि नहीं? हमने कितने पढ़ लिए? आर्टिकल 50, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51A। क्लियर है ये बात पूरी अच्छे तरीके से? चल, संवैधानिक अधिकार आपको याद रहेंगे या नहीं? संवैधानिक अधिकार आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? आपको याद रहेंगे 15, 21A, 23, 24, 45 और 51A, जिनका संबंध बाल कल्याण से है, बाल अधिकार से। चल आगे बढ़े। बच्चों से जुड़े अब अधिनियम हम देख लेते हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो बच्चों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। अभी तो हमने केवल संवैधानिक पढ़े हैं जो संविधान में उल्लेख है। अब संविधान में तो उल्लेख है, लेकिन संविधान में तो केवल उल्लेख की बात की गई है ना, उसके लिए कोई ना कोई एक अधिनियम है, कानून बनाना पड़ता है जिसके आधार पर आप चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, क्रियान्वित करें। सबसे पहले बहुत अच्छे से याद रखना है, बाल अधिकार या बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। क्लियर रहेगी ये बात? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। दूसरी बात है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह को यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, दो बातें, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। फिर तीसरा है बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जिसके तहत बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई। बताया था मैंने। किशोर न्याय अधिनियम या किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2002। किशोर न्याय यही, इनको जो जेलों में बंद कर दिया जाता है उस स्थिति में, जेल तो नहीं कहेंगे लेकिन सुधार गृह कहेंगे, तो वहां के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी, जिससे आप परिचित होंगे, 2009 में 1 अप्रैल 2010 ये लागू हो गया था पूरे देश में, है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बच्चों के लिए। फिर है किशोर न्याय, बच्चों के देखरेख से संरक्षण अधिनियम 2016। और आखिरी है इनके लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पॉस्को एक्ट, सुना होगा आपने, 2012।
जिसको 2019 में संशोधित कर दिया गया है। इसमें लैंगिक जो अपराध होते हैं, है ना, लैंगिक जो अपराध होते हैं उसमें संरक्षण या उसके खिलाफ एक कानून है, ठीक है, सजा वगैरह को उल्लेख है। मास्को एक्ट आपने सुना होगा, तो 2012 का था, जिसको 2019 में। इतने जो है अधिनियम बालकों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है ये बात, अच्छे से बन जाएगा आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाल अधिकार के संरक्षण आयोग से संबंधित या अधिनियम से संबंधित या संवैधानिक प्रावधान बालकों के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब अन्य चीजें देख लेते हैं क्या है, और ये पूरा जो टॉपिक है वो लगभग अब एंड होने चला है, ठीक है। अभी भी किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 है ना, अधिनियम कब का था, 2005 का। तो धाराएं हैं, धाराएं कितनी हमने बताई थी, 37 धाराएं। तो धारा 25 के तहत बाल न्यायालय की बात की गई है, बाल न्यायालय की स्थापना की बात की गई। ध्यान रखना ये धारा कौन सी है, 25, जहां पे बाल न्यायालय की बात की गई है। कौन सी धारा है, 25, याद रहेगा आप लोगों को, जहां पे बाल न्यायालय की बात की गई है। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा जो हमारा हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसी में एक जो सत्र न्यायालय होता है उसी को बाल न्यायालय के रूप में स्थापित कर देगा कौन, राज्य सरकार। किसकी सहमति से, तो हाई कोर्ट की सहमति से, जो भी राज्य में होगा, किसी भी राज्य में, ठीक है। ये बात, दो बातें क्लियर है। बाल न्यायालय में 7 वर्ष, ध्यान रखना, 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी भी वकील को विशेष लोक अभियोजक के तौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि राज्य सरकार यहाँ नियुक्त करेगी विशेष लोक अभियोजक, और उसके लिए योग्यता क्या है, 7 वर्ष का वकील के रूप में उसके पास अनुभव हो। चलिए, संवेदना एवं टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा है, कौन सी है, एक संवेदना एवं टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा, जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा जारी किया गया है। बस 2 चीजें याद रखना कि संवेदना का संबंध बाल अधिकार से है, और टोल फ्री हेल्पलाइन भी एक जो बाल अधिकार के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ तक। तो बाल अधिकार के संबंध में, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में इतनी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। 2 दिन के टॉपिक में अगर कोई भी ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आई तो आप अभी भी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक बाल अधिकार संरक्षण आयोग खत्म होता है। कल जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे मध्य प्रदेश का बाल संरक्षण आयोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो लिंक है वीडियो के उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना सजेशन भी उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास कैसी लगी उसके संबंध में भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को